हेलो क्रशर्स, वेलकम टू क्रैश अप। आज हमारा लेक्चर 2 है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। तो हम स्टार्टिंग में देखेंगे कि स्प्रिंग फोर्सेस किस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद आ जाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किस तरीके से काम करता है। बहुत सारे प्रीवाइक्यूज इस वीडियो में इंक्लूडेड हैं। हम देखेंगे फ्रिक्शन प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे या इंक्लाइंड प्लेन पे किस तरीके से काम करता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे सूडो फोर्सेस क्या होते हैं, उसकी एप्लीकेशन क्या होती है, और अगर लिफ्ट ऊपर नीचे एक्सेलरेट हो रही है तो वहाँ पर वेट किस तरीके से हमारा चेंज हो जाता है। सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारे पीवाईक्यूज मैंने पिछले 30 साल के इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ कॉन्सेप्ट भी सारे सीखोगे, प्रैक्टिस भी पूरी यहीं पर हो जाएगी विद लॉट ऑफ पीवाईक्यूज एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग क्या होती है, हम सबने देखी हुई है। स्प्रिंग स्प्रिंग की देखो एक नेचुरल लेंथ होती है और एक हमारे पास स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है के। तो अक्सर इसकी नेचुरल लेंथ हमें दी नहीं जाती, उसका हमें कोई काम पड़ता नहीं है। हमें के की वैल्यू दी जाती है कि भाई स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू के है। क्या होता है कि अभी समझते हैं। देखो, अगर मैं स्प्रिंग को इस तरफ खींचूंगा तो स्प्रिंग थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन स्प्रिंग चाहती है कि वापस अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाए, वापस अपनी नेचुरल लेंथ में रीस्टोर हो जाए। तो स्प्रिंग वापस इधर आना चाहेगी। देखो, यहाँ से तो फिक्स्ड है, ये वाला तो एंड मूव ही नहीं हो सकता, तो इसी एंड को वापस आना पड़ेगा। और अगर स्प्रिंग वापस आना चाहेगी तो यहाँ अगर मैंने इसे पकड़ रखा था तो मैं महसूस करूंगा स्प्रिंग मेरे पास पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है। और वो जो फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है, वो मैं यहाँ पर एक्स से पता कर सकता हूँ। अगर ये लेंथ थी हमारे पास एक्स, तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू हो जाती है के एक्स, मैग्नीट्यूड में इतना होता है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें समझते हैं। भाई देखो, हमारे पास एक्स किस दिशा में था। यहाँ से हमने जो फोर्स इसको डिस्प्लेस किया था, एक्स था पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पर स्प्रिंग मेरे ऊपर जो फोर्स लगाएगी वो इस तरफ फोर्स लगा देगी। फोर्स की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में है, उसका मैग्नीट्यूड के एक्स के बराबर है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आती है, माइनस के एक्स मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे साइन का भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। फोर्स की वैल्यू होती है माइनस के एक्स। एक्स अगर पॉजिटिव दिशा में है तो स्प्रिंग फोर्स लगाएगी नेगेटिव दिशा में। ऑलराइट, सेम चीज़ होगी यहाँ पर। देखो, मैंने इसको दबा दिया, अब की बार मैंने स्प्रिंग को डिस्प्लेस किया है इस तरफ, इस तरीके से एक्स। तब स्प्रिंग मेरे ऊपर फोर्स लगाएगी। स्प्रिंग चाहेगी कि वापस अपनी नेचुरल लाइन पे आ जाए, तो उसके लिए स्प्रिंग इस तरफ फोर्स लगाएगी और अब की बार स्प्रिंग का जो फोर्स होगा वो ऐसे आ जाएगा। फोर्स की वैल्यू अगेन होगी माइनस के एक्स। देखो, यहाँ पर के की वैल्यू तो पॉजिटिव कांस्टेंट होता है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव थी तो फोर्स की वैल्यू आ जाती है माइनस, और माइनस मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, फोर्स की वैल्यू होती है माइनस के एक्स। राइट, यहाँ से हमारे पास के की भी कुछ यूनिट्स आ जाती हैं। देखो, मैं के को लिख सकता हूँ, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो होता है फोर्स अपॉन एक्स। फोर्स होता है हमारे पास न्यूटन, ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, इसकी यूनिट्स आ जाएगी। इस तरीके से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मान लो मेरे पास ये स्प्रिंग है इस तरीके से, इसको मैंने यहाँ से दबाया तो क्या होगा, क्या स्प्रिंग दब जाएगी? स्प्रिंग नहीं दबेगी। अगर मैं यहाँ से फोर्स लगाता हूँ स्प्रिंग इस तरफ चल पड़ेगी। अगर मुझे किसी चीज़ को दबाना है, मुझे दोनों तरफ से फोर्स लगाना पड़ता है ना। ये जो फोर्स लगता है वो दोनों तरफ से लगता है, दोनों का ही मैग्नीट्यूड बराबर होता है। जैसे मैंने यहाँ से इसको इस तरफ खींचा हुआ था तो स्प्रिंग वापस इस तरफ आने का फोर्स लगा रही थी। एक्चुअली स्प्रिंग ने दीवार पे भी फोर्स लगाया होगा। स्प्रिंग अपने दोनों एंड पे इस तरीके से फोर्स लगाती है। अगर मैंने इसको यहाँ पे दबा दिया है तो स्प्रिंग यहाँ पे वापस बाहर की तरफ फोर्स लगा रही थी, स्प्रिंग इधर भी दीवार को भी पुश कर रही होगी। तो दोनों जगह फोर्स लगता है, इस चीज़ को हमें समझना है। कई बार यहीं पर गलती हो जाती है कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर मैंने स्प्रिंग को खींचा हुआ है, इधर एफ लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी फोर्स एफ लगेगा। अब इस चीज़ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, लेकिन बहुत सारे जगह पे स्प्रिंग का यूज़ होता है। स्प्रिंग के कॉम्बिनेशंस का बहुत बड़ा स्कोप होता है वहाँ पे क्वेश्चंस बन पाने का, तो कॉम्बिनेशंस को भी समझेंगे। यहाँ पर बस f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इस माइनस का मत भूलना, SHM में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। फोर्स x के नेगेटिव डायरेक्शन में लगता है। Two blocks A and B of masses 3 and mn respectively are connected by a massless and inextensible string. ठीक है, the whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure. The magnitude of acceleration of A and B immediately after the spring is cut are respectively. तो देखो, हमारे पास क्या कर दिया, स्ट्रिंग को यहाँ से काट दिया गया। अब जैसे ही मैं यहाँ से रस्सी काट दूंगा, पहली बात तो ये हमारे पास कुछ स्प्रिंग है,
स्प्रिंग का कुछ इस तरीके से स्प्रिंग कांस्टेंट के होगा, और अभी ये इनिशियली इक्विलिब्रियम में था, तो आप इसको ऐसे समझो इक्विलिब्रियम में था तो ये रेस्ट पे होंगे। रेस्ट पे होंगे बेसिकली हमारे पास 4m मास है ना, ये 3m और ये m टोटल मिला के 4m मास इस तरीके से लटका हुआ है। तो स्प्रिंग पे 4m, इस पर mg लग रहा होगा 4mg। तो इसको रोका किसने हुआ है? स्प्रिंग ने इस तरीके से ऊपर की तरफ खींच रखा होगा। इन लोगों ने मिलकर के स्प्रिंग को नीचे खींचा होगा। क्या आप स्प्रिंग में एक्सटेंशन पता कर सकते हो? आप बोल दो कि F इज इक्वल टू के एक्स, इस तरीके से फोर्स की वैल्यू है 4mg इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स। तो हमारे पास स्प्रिंग का एक्सटेंशन आ जाता है 4mg अपॉन के। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। खैर अभी हमने ये नहीं पूछा, उन्होंने क्या बोला है, हमने फिर इसको यहाँ पर से काट दिया। जैसे ही हम इसको काट देंगे ये वाला ब्लॉक हमारा फ्री हो जाएगा, ये तो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, इस वाले ब्लॉक के साथ क्या होगा? इस ब्लॉक के ऊपर कुछ फोर्सेस लग रहे थे। इसका पहले तो नीचे की तरफ mg लग रहा था, एक स्प्रिंग ने फोर्स लगा रहा था, एक टेंशन ने भी फोर्स लगा रखा था। जैसे ही स्प्रिंग को काटोगे ये टेंशन वाला फोर्स गायब हो जाएगा। mg तो कांस्टेंट है, उसमें तो कोई चेंज होना नहीं है। स्प्रिंग फोर्स जो लगता है, फोर्स की वैल्यू होती है kx के बराबर। अब यही हमें यहाँ पे समझना है। जैसे ही हम कोई भी चीज़ काटते थे ना, इसका एक्सेलरेशन भले ही कुछ भी हो जाए, ये डिस्प्लेसमेंट तो इंस्टेंटली नहीं होता है। ऐसे तो नहीं है एकदम सुचक के यहाँ पे तुरंत पहुँच जाएगा। तो इंस्टेंटली डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होता है ना, थोड़ा टाइम लगता ही है, कहीं यहाँ से वहाँ जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। जिस वक्त इसको काटा गया है इस स्प्रिंग का एक्सटेंशन चेंज नहीं होगा। एक्सटेंशन चेंज नहीं होगा तो जो स्प्रिंग फोर्स लगाती है वो कितना लगाती है? के एक्स। अगर एक्स चेंज नहीं हो रहा है तो स्प्रिंग ने जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा था वो भी चेंज नहीं होगा। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ए। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो हमारे पास ब्लॉक बी की अगर बात की जाए, ब्लॉक बी अगर उसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, तो उसके पास सिर्फ एक फोर्स लग रहा है mg का। उसके कारण उसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो जाएगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा mg इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है g। तो हमारे पास ब्लॉक बी का तो देखो g है, तो हमारे पास एक्चुअली ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और हमें पता है दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम नहीं रहने वाला, ये नीचे जाएगा तो ये शायद ऊपर जाने वाला है, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। स्मार्ट गेसिंग से मैं ए को ही मार्क कर दूंगा। फिर भी सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब देखेंगे हम ब्लॉक ए के साथ क्या हो रहा होगा। ठीक है, ब्लॉक ए। अब ब्लॉक ए को समझने के लिए हमें बिफोर एंड आफ्टर दोनों समझना पड़ेगा। तो बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग है ना, बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग हमारे पास ब्लॉक ए के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा एक टेंशन का, नीचे की ही तरफ एक और फोर्स लगा होगा इस तरीके से 3mg का, और ऊपर की तरफ लगा होगा एक फोर्स F स्प्रिंग का विच इज इक्वल टू kx। ठीक है, ये सारे के सारे फोर्सेस बराबर रहे होंगे। अच्छा, बिफोर कटिंग में है ना हम बात कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो टेंशन रही थी, स्ट्रिंग में कुछ टेंशन रही होगी। यहाँ पर हमें पता है कि इस वाले ब्लॉक के लिए मैं बोल सकता हूँ, ये ब्लॉक था मेरे पास, इसके ऊपर लगी थी टेंशन, नीचे की तरफ लगा हुआ था mg। यहाँ से मुझे पता चलता है टेंशन इज इक्वल टू mg के बराबर थी। अगर इस ब्लॉक की बात करें बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग, यहाँ अगर टेंशन की वैल्यू mg के बराबर थी, आप यहाँ पे टेंशन की वैल्यू mg के बराबर रख दोगे, यहाँ से हमें पता चल जाता है F इज इक्वल टू 4mg है ना। टेंशन की वैल्यू mg के बराबर है, इससे हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि भाई फोर्स की वैल्यू 4mg के बराबर थी। फिर हमने स्ट्रिंग को काट दिया। ठीक है, आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, अब स्ट्रिंग को काट दिया है। स्ट्रिंग को काट दिया है तो इन फोर्सेस में से 3 फोर्सेस लग रहे थे, इनमें से कौन सा वाला फोर्स गायब हो जाएगा? टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई, तो हमारे पास ऊपर की तरफ लग रहा था कुछ F इज इक्वल टू के एक्स विल नॉट चेंज, ये वाला फोर्स चेंज नहीं होगा क्योंकि x की वैल्यू इंस्टेंटली चेंज नहीं हुई है ना। विल नॉट चेंज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विल नॉट चेंज। ठीक, नीचे की तरफ लग ही रहा था इस पर mg, सॉरी mg नहीं, इसके ऊपर 3mg लग रहा था, उसका मास 3m है। और इसका अब देखो आप, नीचे की तरफ टेंशन गायब हो चुकी है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी थी? पहले वो 4mg था, बाद में भी रहेगा ये 4mg के बराबर। तो अब यहाँ पर हम इक्वेशन लिख देंगे। भाई ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है फोर्स ज़्यादा है, तो ऊपर की तरफ इसका एक्सेलरेशन मार्क कर देते हैं। F माइनस 3mg इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। हो जाएगी यहाँ से गलती है ना, इसका मास 3m है तो इसको आपको लिखना पड़ेगा 3ma। यहाँ से F की जगह लिख दो आप 4mg माइनस 3mg
इज इक्वल टू 3ma। यहाँ से आ जाएगा मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू जाएगी, देखो सारे मास कट जाएंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी g/3। तो हमारे पास ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन आता है g/3, ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन आता है g, एंड ये बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। ध्यान देने वाली बात क्या है, तार काटोगे तो स्प्रिंग का फोर्स डिसबैलेंस हो जाएगा, लेकिन अचानक से ये मूव ऊपर नहीं हो रहा है, एक्स की वैल्यू इंस्टेंटली चेंज नहीं होती है, तो फोर्स इंस्टेंटली चेंज नहीं होगा, इसलिए फोर्स इसमें उतना ही लगता रहेगा। पहले हम पता कर लेते हैं भाई बैलेंस सिचुएशन में कितना फोर्स था, बाद में भी फोर्स सेम रहता है, फोर्स विल नॉट चेंज, उसके हिसाब से एक्सीलरेशन आ जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, हमारे पास बहुत सारी स्प्रिंग को अगर मैं जोड़ूं इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, हम उनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालते हैं। इक्विवेलेंट मतलब जैसे मेरे पास अगर ये दो सीरीज में लगी हुई हैं, तो इन्हीं दोनों स्प्रिंग्स को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, इनकी जगह पे एक सिंगल स्प्रिंग को इस तरीके से रख दूंगा और बोल दूंगा भाई इसका के इक्विवेलेंट हमारे पास कुछ है, और उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करोगे, सारे आंसर आपके सही आ जाएंगे एग्जैक्टली। तो बेसिकली इन दोनों स्प्रिंग की जगह एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग हम रख देते हैं, और सीरीज कॉम्बिनेशन जब हमारे पास इस तरीके से एक स्प्रिंग दूसरी स्प्रिंग से कनेक्टेड होती है ना, तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूले की वैल्यू आ जाती है 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस जितनी भी हमारे पास सीरीज में स्प्रिंग्स है। इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। इसके डेरिवेशन करने जाओगे तो आपको देखना पड़ेगा कि हर एक स्प्रिंग में फोर्स की वैल्यू सेम रहती है, आप इधर से खींचोगे सब में वो फोर्स की वैल्यू सेम रहती है, तो इस तरीके से आप डिराइव कर सकते हो, उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर इसी में हमारे पास मान लो सिर्फ दो स्प्रिंग्स होती तो हमारे पास फॉर्मूला सिर्फ यहीं तक रह जाता, 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। यहाँ से आप इसी को रीअरेंज कर सकते हो, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1k2/k1 प्लस k2। इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, याद रख सकते हो, क्वेश्चन पूछा जाएंगे एग्जाम में तो सॉल्व हो जाएगा झुटकियों में। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमारे पास देखो अगर इस ब्लॉक को मैं x अमाउंट से सरकाऊंगा तो ये दोनों स्प्रिंग में x अमाउंट से कंप्रेशन होगा, तो इन दोनों के लिए हम बोलते हैं कि x की वैल्यू सेम रहती है। तो ऐसे में स्प्रिंग ये वाली फोर्स कितनी लगाएगी, ये लगाएगी k1x, ये वाली स्प्रिंग कितनी फोर्स लगाएगी k2x, और इन दोनों के कारण जो फोर्स आ रहा है उसको मिला करके हम बोलते हैं यार वो टोटल फोर्स k इक्विवेलेंट टाइम्स x के बराबर होना चाहिए था। तो यहाँ से x सब कट जाते हैं, हमारे पास वैल्यू आ जाती है k इक्विवेलेंट विल बी k1 प्लस k2 प्लस k3, जितनी भी स्प्रिंग्स हो। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप डायरेक्टली k को ऐड कर देते हो। स्प्रिंग अगर सीरीज में लगी होती है तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला जाता है, और इसका एक एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बोला जाता है, जब स्प्रिंग्स दिखता है ऐसा कि वो सीरीज में लगी है लेकिन एक्चुअली ये पैरेलल में। कैसे, अगर मैं इसे इस तरफ x अमाउंट सरका दूं तो ये वाली स्प्रिंग इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगी k1x, और ये वाली जो स्प्रिंग है वो भी इस तरफ फोर्स लगाएगी कितना, k2x। बेसिकली एक कंप्रेस हो रही है, दूसरी इलोंगेट हो रही है ना, यहाँ पे दोनों ही कंप्रेस हो रही थी, तो ये सीरीज था हमारे पास, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक पैरेलल, और इसमें हमारे पास एक्चुअली एग्जैक्टली यही वाला फॉर्मूला काम करेगा। तो एंटी पैरेलल इसको बोल दिया जाता है, आपको तो बस सीरीज और पैरेलल देखना आना चाहिए। तो इस पर बेस्ड एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, हमारे पास इस तरीके से स्प्रिंग्स लगी हुई हैं, तो देखो ये कुछ तीन हैं जो पैरेलल में है, फिर दो पैरेलल में है, फिर एक पैरेलल में, फिर ये सब मिलकर के सीरीज में लगी हुई हैं। बहुत अच्छा सवाल है, आपको के इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है 6k/11। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो ये जो तीनों है, ये तीनों लगी हुई हैं पैरेलल में, तो इन्हीं को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग से जो कि 3k के बराबर होगी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट एक स्प्रिंग से मैं इसको रिप्लेस करूंगा, यहाँ पे ये दो लगी हुई हैं, अगेन ये दोनों पैरेलल में लगी हुई हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2k इस तरीके से, और फिर मेरे पास एक लास्ट में स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट था k। अब हमारे पास इस तरीके का सिचुएशन कुछ आ चुकी है, यहाँ पे हमारे पास मास m लटका हुआ था। अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो तीन इक्विवेलेंट स्प्रिंग हमारे पास आए, ये तीनों लगी हुई है सीरीज में, तो अब इनके लिए हम सीरीज वाला फॉर्मूला लगा देंगे, इनको हम रिप्लेस कर देंगे एक सिंगल स्प्रिंग से, और बोल देंगे भाई इसके लिए के इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाता है, और यहाँ पर सीरीज के फॉर्मूले से मुझे पता चल जाएगा 1/k इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/k1, यानी कि ये पहली स्प्रिंग का कांस्टेंट था 3k प्लस 1/2k प्लस 1/k,
इस तरीके से। यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6k, ऊपर बचता है मेरे पास 2 + 3 + 6 इस तरीके से = 1/k इक्विवेलेंट। और यहाँ से हमारे पास आ जाता है k इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 6k/11 एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। मान लो हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम बीच में से इस तरीके से कहीं से काट दें तो दो छोटे छोटे हिस्सों में स्प्रिंग को हम तोड़ देते हैं। ऐसे केस में हमारे पास जो स्प्रिंग बचती है इनके नए स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाते हैं k1 एंड k2। तो इनको आप किस तरीके से पता कर सकते हो? तो देखो यहाँ पर हमारे पास ओरिजिनली इसकी लेंथ रही होगी मान लो l, फिर इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया है तो इसकी लेंथ होगी l1, इसकी लेंथ हो जाएगी कितनी? l2। यहाँ पे आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई हमारे पास KL की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो मैं लिख दूंगा भाई यहाँ पर KL विल बी इक्वल टू, इस स्प्रिंग के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू? K1L1 इस तरीके से। और ये वाली स्प्रिंग के लिए हम क्या लिख सकते हैं? इसी वैल्यू को लिख देंगे K2L2। तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं जल्दी से। हमारे पास एक स्प्रिंग है इस तरीके से और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है लेट से K दिया हुआ है। इसको मैंने 1:2 में ब्रेक कर दिया। 1:2 में ब्रेक कर दिया, पहले तो इसका मतलब समझो। 1:2 में ब्रेक कर दिया मतलब अगर ये है मेरे पास x तो ये वाला डिस्टेंस मेरे पास कितना है? 2x। 1:2 का तो यही मतलब हुआ। ऑलराइट, यहाँ पर मेरे पास अब देखो दो स्प्रिंग इस तरीके से रहेंगी। ये पहली स्प्रिंग है और ये दूसरी स्प्रिंग है इस तरीके से। ओके, अब इनके स्प्रिंग कांस्टेंट मुझे पता करने। मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, ये चीज़ मुझे पता चल गई। तो मैं क्या कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा, देखो इसकी लेंथ x है, इसकी लेंथ 2x है, तो हम सेम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, ये जो पूरी स्प्रिंग थी इसकी लेंथ कितनी हो जाती है? इसकी लेंथ x थी, इसकी 2x थी, तो ये वाली लेंथ हो जाती है हमारे पास 3x। तो देखो मेरे पास क्या आता है, k × 3x विल बी इक्वल टू k1 × x विल बी इक्वल टू k2 × 2x। करेक्ट। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लूँ तो मेरे पास यहाँ से सीधे सीधे आ जाता है भाई K1 की वैल्यू 3 टाइम्स की आ जाती है। और अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लूँ तो यहाँ से मुझे मिल जाता है K × 3x विल बी इक्वल टू K2 × 2x। x से x कट जाएगा, K2 की वैल्यू आ जाती है 3k/2। अब आपके लिए एक होमवर्क है, ध्यान से देखो। हमारे पास दो स्प्रिंग है, दोनों सीरीज में लगी हुई हैं, दोनों की K1 और K2 की वैल्यू हमने निकाल ली। अगर हम इन दोनों को सीरीज में जोड़ के K इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वापस से यही आंसर आना चाहिए। वीडियो को पॉज करना और मतलब इसको वेरीफाई करने की कोशिश करो। लॉज ऑफ मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन हमारे रिलेटिव मोशन को रोकने की कोशिश करता है। अगर मैं से किसी चीज को घसीटता हूँ है ना, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होने वाला है, दोनों को साथ में ले जाऊंगा तो फिर फ्रिक्शन नहीं लगता। एक को रोक रखूं दूसरे को भेजो तब फ्रिक्शन लगता है, यानी रिलेटिव मोशन को रोकता है। ऑलराइट, फ्रिक्शन अपोजेस इम्पेंडिंग मोशन। इम्पेंडिंग का मतलब क्या होता है कि जरूरी नहीं है मोशन हो रहा हो तभी फ्रिक्शन लगे, अगर मोशन होने वाला है तो भी फ्रिक्शन लग जाता है। इम्पेंडिंग का मतलब जो होने ही वाला है मोशन। मान लो मैं इस पे ऊपर वाले हाथ को उधर फोर्स लगा रहा हूँ तो मुझे पता है फोर्स लगाऊंगा तो मोशन हो जाएगा। फ्रिक्शन बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मोशन होने वाला है, मैं होने ही नहीं दूंगा उसको। फ्रिक्शन पहले ही लगना शुरू होता है, बहुत ज्यादा फोर्स लगाता हूँ तब मैं इस तरह आगे निकल पाता हूँ। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। ओके, फ्रिक्शन होता क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो सर्फेसेस होती हैं देखने में कितनी भी स्मूथ हो, लेकिन इस तरीके से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे थोड़ी खुरदुरी होती है और इसकी ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब एक बात बताओ, यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा ब्लॉक है, एक छोटा सा ब्लॉक है। अगर ये लोग रेस्ट पर हैं तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं इसको मूव करने की कोशिश करूँ, मान लो मैंने इसको यहाँ पे खींचना शुरू कर दिया, इस तरीके से वेलोसिटी नहीं दे रहा हूँ, मैंने इसको खींचना शुरू कर दिया, तो अगर मैं इसको खींचना शुरू करता हूँ, अगर यहाँ पर फ्रिक्शन होगा ही नहीं तो ये नीचे से निकल जाएगा, ये निकल के इस तरीके से आगे आ जाएगा। तो देखो ये वाला ब्लॉक यहीं रह जाएगा हवा में, है ना। बेसिकली ये यहीं था, ये वाला ब्लॉक हमारा जो यहाँ था अब वो यहाँ पहुंच चुका है, इसी को मैंने इधर ड्रॉ किया हुआ है। तो आप यहाँ पे समझो कि इन दोनों के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन हो गया, ये भाई साहब यहीं रहेगा, ये आगे निकल गए। तो ऐसे केस में रिलेटिव मोशन हो रहा है, अगर फ्रिक्शन यहाँ होता, म्यू की कुछ वैल्यू होती तो यहाँ पे जरूर फ्रिक्शन का फोर्स लगता, रिलेटिव मोशन होने से वो रोकता है। ओके, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है?
फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है वो होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। अब इसमें बहुत सारे केसेस आ जाते हैं कि भाई ये मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शन की, ज़रूरी नहीं है फ्रिक्शन इतना लगे, फ्रिक्शन लग सकता है इतना, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है, ज़रूरी नहीं है हमेशा उतना लगे, जितना ज़रूरत होगी उतना ही लगेगा। जैसे इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक ये ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास फ्रिक्शन का कोफिशिएंट की वैल्यू दी है भाई, म्यू की वैल्यू 0.2 है और इसका वजन हमारे पास मास दिया हुआ है 100 किलोग्राम। तो और मैंने यहाँ पे लगा दिया है 2 न्यूटन का इस तरफ से फोर्स। बताओ फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, कितना लगेगा? तो पहली चीज़ तो हम देखते हैं कि भाई अगर हमारे पास म्यू की वैल्यू दी हुई है तो हम लिखेंगे फ्रिक्शन का फोर्स विल बी इक्वल टू, है ना, फ्रिक्शन का फोर्स विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितनी लग रही होगी भाई, इस पे नीचे लग रहा होगा 100 टाइम्स जी, तो उसको अपोज करने के लिए यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगी होगी mg के बराबर, तो हो जाएगा म्यू टाइम्स mg, जिसकी वैल्यू आ जाती है 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू 100, जो आ जाता है मेरे पास 200 न्यूटन। ओके, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन की वैल्यू आई है 200 न्यूटन। अच्छा, मैंने इस तरफ फोर्स लगाया था, इस तरफ मोशन हो जाता, फ्रिक्शन बोलता है मैं मोशन होने ही नहीं दूंगा, तो फ्रिक्शन का फोर्स हमारे पास इस तरफ लगता है ऐसे फ्रिक्शन का। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने लगाया था इस तरफ 2 न्यूटन, अगर फ्रिक्शन इस तरफ लग जाएगा 200 न्यूटन तो ये फोर्सेस डिसबैलेंस नहीं हो जाएंगे, इनफैक्ट ये वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा और हमारे पास इस ब्लॉक का इस तरफ एक्सेलरेशन हो जाएगा। कुछ अजीब ही चीज समझ में आ रही है? तो हम फोर्स लगाते हैं, इसको धक्का मारते हैं इस तरफ और वो उस तरफ उल्टा ही भागने लगता है, बहुत तेजी से भागता है, बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ। तो ऐसा नहीं होता है, इसीलिए ये वाली चीज गलत है। फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे 200 न्यूटन नहीं होगी, हमें यहाँ पे लिखना चाहिए भाई फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, फ्रिक्शन मैक्स पॉसिबल, उसकी वैल्यू 200 न्यूटन है। तो अगर मैं यहाँ पे जो फोर्स बढ़ा रहा हूँ, बढ़ाता जाता बढ़ाता जाता बढ़ाता जाता बढ़ाता जाता, तो फ्रिक्शन भी बढ़ता जाता कितना बढ़ता है कि वो इस मोशन को रोक पा, मोशन को रोकने के लिए एग्जैक्टली 2 न्यूटन के फोर्स लगने की जरूरत है। इस केस में हम देखेंगे भाई फ्रिक्शन की जो एक्चुअली वैल्यू आने वाली है वो 2 न्यूटन के ही बराबर आएगी। तो यहाँ पे हम कायदे से लिख सकते हैं भाई फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू टाइम्स एन। ये हमें समझना है, इस तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू होती है वो डायनामिक काइनेटिक या स्टैटिक, दो तरीके का फ्रिक्शन होता है, उसको भी डिटेल में समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं। The coefficient of static friction mu s between block A of mass 2 kg and the table as shown in the figure is 0.2। तो यहाँ पर हमारे पास म्यू की वैल्यू दी हुई है भाई, इस जगह पर म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.2। ऑलराइट, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास वैल्यू ऑफ ब्लॉक बी सो दैट द टू ब्लॉक्स डू नॉट मूव, द स्ट्रिंग एंड पुल्ली आर अज्यूम्ड टू बी स्मूथ एंड मासलेस। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो यहाँ पर एक ब्लॉक बी है, इसके ऊपर नीचे की तरफ कुछ फोर्स लगेगा mg, ब्लॉक भी नीचे चलना चाहता है, उसको कौन रोक रहा है? यहाँ पे टेंशन लग रही है। अच्छा, रस्सी में टेंशन है तो इसमें भी टेंशन होगी, ठीक है। अच्छा, ब्लॉक का नीचे एक्सेलरेशन होगा तो इसका भी इस तरफ एक्सेलरेशन होगा, अगर इसका इस तरफ एक्सेलरेशन होगा तो यहाँ पे वो घिसटेगा, रिलेटिव मोशन हो जाएगा, ग्राउंड नहीं जा रहा है कहीं, ब्लॉक आगे जाना चाह रहा है, फ्रिक्शन ऐसा होने नहीं देगा। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? म्यू टाइम्स एन के बराबर, करेक्ट। तो पता करो यहाँ पर टेंशन की कितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, उससे पता चल जाएगा कि इसके मास की कितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। बहुत ही अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ए। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो हमारे पास फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है पहले वो पता कर लेंगे, उसकी वैल्यू होती है म्यू टाइम्स एन। यहाँ पर म्यू की वैल्यू है 0.2। नॉर्मल रिएक्शन किसका लिया जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा होगा, देखो इस ए के ऊपर कुछ नीचे की तरफ लगा होगा mg, और उसी को बचाने के लिए यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से लग रहा होगा। ब्लॉक का मास दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर यह हो जाएगा हमारे पास 20 न्यूटन, है ना। तो n की वैल्यू भी हो जाती है 2 × 20, इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 4 न्यूटन। हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन का फोर्स लग सकता है। फ्रिक्शन के फोर्स का दिशा कौन सी होगी? फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा इस तरफ ऐसे। तो अगर इस ब्लॉक को मूव नहीं करना है तो टेंशन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है? यहाँ से मुझे पता चल जाता है टेंशन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो भी आ जाती है 4 न्यूटन। अच्छा, टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई है मेरे पास 4 न्यूटन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 न्यूटन इज इक्वल टू mg। यहाँ से मास की जो वैल्यू आ जाती है
मास की वैल्यू हो जाती है 4/10 विच इज इक्वल टू 0.4 किलोग्राम। ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था। A body of mass m is kept on a rough horizontal surface. Coefficient of friction is mu. A horizontal force is applied on the body, but it does not move. The resultant of normal reaction and the frictional force acting on the object is given by capital F, where F is. बहुत अच्छा सवाल है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो अच्छे से नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओ और जो पूछा है वो बताओ, फिर सोल्यूशन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है डी। सॉल्व करते हैं कैसे आया। तो देखो हमारे पास पहले एक फ्लोर बनाएंगे, उस पर एक ब्लॉक को रख देते हैं इस तरीके से। ठीक, अब इस ब्लॉक के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा होगा mg का, इस तरीके से। ये रहा mg। ऊपर की तरफ हमें नॉर्मल रिएक्शन मिलेगी, यहाँ पर इस तरीके से मिल गई नॉर्मल रिएक्शन। फिर हमने क्या बोल दिया, हमने इस दिशा में कुछ फोर्स लगाया है, और फोर्स लगाया लेकिन इट डज नॉट मूव। डज नॉट मूव का मतलब क्या है, इसका मतलब फ्रिक्शन सफिशिएंट था। मैं जितना भी फोर्स लगाता हूं, मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया है फोर्स F, तो उतना ही हमारे पास फ्रिक्शन का फोर्स लग जाता है। ठीक, ऑलराइट, फ्रिक्शन का फोर्स लग जाता है, लेकिन फ्रिक्शन के फोर्स की एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि ये फोर्स बढ़ाता जाऊंगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। तो हमारे पास एक लिमिट है। क्या लिमिट है? फ्रिक्शन विल बी लेस देन और इक्वल टू म्यू टाइम्स एन, विच इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एम जी के बराबर। ठीक, हमारे पास लिमिट भी आ गई। सवाल पूछा है द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ये रहा नॉर्मल रिएक्शन, ये रहा फ्रिक्शनल फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट बनाना है। तो देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये रहा मेरा ब्लॉक, ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लगा था नॉर्मल रिएक्शन, ब्लॉक के ऊपर इस दिशा में लगा है हमारे पास फ्रिक्शन का फोर्स, इस तरीके से। ऑलराइट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरीके से लगने वाला है, ये ऐसा। ओके, अब यहां से हमारे पास इसकी जो वैल्यू है, इसको रिजल्टेंट को एफ वेक्टर लिखा है। एफ वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? बेसिकली ये वाली लेंथ लिखनी है, तो दिस लेंथ विल बी इक्वल टू क्या, पाइथागोरस थ्योरम से लगा दो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर विल बी इसका स्क्वायर। तो एफ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू स्मॉल एफ का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। यहां पर हमारे पास एफ का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ एफ का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, मेरे पास n की वैल्यू तो मुझे पता है भाई, n की वैल्यू mg के बराबर है, तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर ही लिख देते हैं हम, इसकी वैल्यू है mg के बराबर, तो इसका हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर m स्क्वायर g स्क्वायर। ठीक, लेकिन ये जो फ्रिक्शन का फोर्स है ना, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मुझे नहीं पता, इसकी लिमिटिंग वैल्यू पता है कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी है। अब यहाँ पे आप देखो, फ्रिक्शन की वैल्यू अगर 0 होती तो फ्रिक्शन ये जो f की वैल्यू है वो इसके बराबर होती। जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा ये वाली वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है जब आएगी तभी इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि भाई हमारे पास जो फोर्स F का मैग्नीट्यूड है वो हमेशा इसकी जो भी मैक्सिमम वैल्यू है पॉसिबल, उससे या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने ये वाला साइन लगा दिया, और यहाँ पर अब हम रख देंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाती है म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। करेक्ट है ना? तो यहाँ से हमारे पास mg को हम कॉमन निकाल देंगे, अंडर रूट में बचता हमारे पास 1 प्लस म्यू स्क्वायर, डी इज द करेक्ट आंसर। फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है, फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू होती है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन ये म्यू की भी दो वैल्यू होती है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। दोनों चीज़ों को देखते हैं। स्टैटिक का मतलब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है भाई, अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, बेसिकली वो चीज़ उसके ऊपर फिसल नहीं रही है, यानी वो उसके ऊपर स्टैटिक है, तो वहाँ पे हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, नहीं तो फिर हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर मैं फोर्स लगाऊंगा ही नहीं तो फ्रिक्शन लगेगा क्यों? तो जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही फ्रिक्शन लगता है, और यहाँ पर इसको हम बोलेंगे सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। ठीक है, तो चलो इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि भाई हमने कुछ फोर्स लगाया है, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू हम बढ़ाएंगे, और हम देखते हैं कि बाकी रिवर्स में फ्रिक्शन का फोर्स कितना लगा है उसको हम मेजर यहाँ पे करेंगे। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया, पहली बात तो मैंने कोई फोर्स ही नहीं लगाया, तो फ्रिक्शन का भी फोर्स नहीं लगेगा, 0 0 हमारे पास यहाँ रहने वाला है।
फिर ये वाला फोर्स मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो अभी तक ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है, इसका मतलब उतना ही इक्वल हमारे पास फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा होगा, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो एग्जैक्टली इस तरीके का होता है ना। जितना मेरे पास फोर्स लगाता हूँ एग्जैक्टली उतना फ्रिक्शन का फोर्स होता है। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं भाई कि इसका जो एंगल होगा ना वो 45 डिग्री का ही होगा, ठीक, ऑलराइट। तो हमारे पास फिर मैं फोर्स बढ़ाता जा रहा हूँ, फोर्स को मैंने इतना बढ़ा दिया, फ्रिक्शन का फोर्स भी उतना बढ़ गया, लेकिन हमें पता है फ्रिक्शन की एक अपर लिमिट होती है। फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है हमें पता है फ्रिक्शन का फोर्स विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू यूज हो रही है वो स्टैटिक वाली यूज होगी, क्योंकि अभी तक ब्लॉक हमारा स्टैटिक है, तो ये म्यू एस आ जाएगा। तो देखो हम मान लो इस लिमिट पे पहुंच गए, ये है वो लिमिट जिसको हम बोलते हैं म्यू एस टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। ये हमारे पास फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक। अब मैं मान नहीं रहा, मैं इसके बाद फिर भी थोड़ा सा और फ्रिक्शन फोर्स लगा दूंगा। कौन सा वाला फोर्स? मैं जो फोर्स लगा था मैं कहा अब मैं और बढ़ाऊंगा, तो मुझे पता है फ्रिक्शन अब और बढ़ नहीं सकता, फ्रिक्शन और बढ़ नहीं सकता, तो हमारा ब्लॉक आगे अब मूव होना शुरू हो जाएगा। ब्लॉक मूव होना शुरू होएगा तो अब हम बोलेंगे हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं इस रीजन में, ये जो रीजन था इसमें हमारा ब्लॉक wasn't मूविंग, या फिर मैं यूं लिख देता हूं नो रिलेटिव मोशन, इस तरीके से हम लिख देते हैं। लेकिन इसके आगे का जो रीजन है वो उसमें पता है हमारे पास कि अब यहाँ पर रिलेटिव मोशन होगा, तो उसको स्लिपिंग लिख दो, स्लाइडिंग लिख दो, है ना, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्लाइडिंग हो रही है। अब यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि भाई मैं फोर्स की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ और फ्रिक्शन की वैल्यू अब एक मैक्सिमम लिमिट आ गई, तो वो भी उतनी ही रहती, उससे ज़्यादा जा नहीं सकती थी। ऐसा हमारे पास ग्राफ होना चाहिए था, यहाँ से यहाँ फिर इस तरीके से, लेकिन अच्छा ऑब्जर्व किया गया है, प्रैक्टिकल रीजंस के कारण से कुछ होंगे, अब हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो थोड़ा सा कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उससे। तो अब हमारे पास फ्रिक्शन का फोर्स कुछ इस तरीके से आएगा, ये, और ये वाली जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं कि भाई दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आपसे इस तरीके का ग्राफ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू के टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। तो हमारे पास ये फ्रिक्शन का ग्राफ होता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अब आपको आना पड़ेगा क्रैशअप लर्निंग ऐप पे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स वहां पर है, बहुत सारे आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। इनफैक्ट पिछले 30 साल के लगभग सारे के सारे पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे कोर्स में सॉल्व्ड, और साथ में सारे कॉन्सेप्ट्स को कलरफुल तरीके से हमने पढ़ा है ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे, हर कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन कोर्स का, साथ में कलरफुल पीडीएफ्स भी मिलती हैं, लास्ट मिनट रिवीजन में आपका काम आएगा। तो आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल की जो सीरीज़ है उसको भी ज़रूर फॉलो करना। मैं जा रहा हूँ ऑल इंडिया रोड ट्रिप पे, तो हम मिलेंगे फुल कोर्स में या फिर व्लॉगिंग चैनल पे, यू डिसाइड। जल्दी मिलते हैं।